एक क्वेश्चन और करेंगे उस टाइप का, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है कि वही एक कार्ट है, इस पे अब दो लोग हैं, है ना। दोनों के मास स्मॉल m है और कार्ट का मास कैपिटल M है। इनिशियली ये पूरा सिस्टम u स्पीड से जा रहा था। इनिशियली पूरा सिस्टम कितनी स्पीड जा रहा था? u स्पीड से, है ना। इनके नाम दे लो, चाहो तो a और b नाम दे लो। ठीक, क्वेश्चन में कहा गया है इफ a and b jump one after other, jump horizontally. A and B jump horizontally one after other with a forward speed u, with a forward speed v with respect to cart. If A and B jump horizontally one after other with a forward speed v with respect to cart, और एक कार्ट के रिस्पेक्ट में जो स्पीड है ना, बिफोर जंपिंग वाली स्पीड है, मतलब एक इंसान के अपने जंप होने से पहले जो स्पीड थी उसके रिस्पेक्ट में v से कूद रहा है। इफ A and B jump horizontally one after other with a forward speed v with respect to car before jumping, मतलब जंप होने से पहले जो स्पीड थी उसके रिस्पेक्ट में v स्पीड से जंप हो रहा है। फाइंड स्पीड ऑफ द कार्ट आफ्टर बोथ हैव जंप्ड। सॉल्व कीजिए जरा, आंसर लिखने की नीड नहीं है, मैं सॉल्व करूंगा, वहां से अपन मैच कर लेंगे। तो इसको सॉल्व कीजिए। If A and B jump horizontally one after the other with a speed v with respect to cart before jumping, कोई भी जो जंप कर रहा है उसकी स्पीड v है और ये v जंप करने के पहले जो स्पीड थी उसके रिस्पेक्ट में है, तो दोनों के जंप करने के बाद कार्ट की स्पीड क्या होगी? जैसे सिखाया था वैसे सॉल्व कीजिए। चलो डिस्कस करते हैं, सुनो ध्यान से, हो जाएगा वैसे आपसे, तो डिस्कस कर लेते हैं। पहले की कहानी ये है, ये ए ये बी दोनों हैं, सब साथ साथ यू से जा रहे हैं। एक जंप हुआ, मान लो ए जंप हो गया, बी बचा हुआ है, तो बी तो अभी भी इसके साथ ही जाएगा, है ना। और ए जंप हो गया, ए की स्पीड मान लेते हैं बेटा v1, है ना। और बाकी ये दोनों कुछ v2 स्पीड से जा रहे हैं, है ना। इसका मास स्मॉल है, इसका मास भी स्मॉल है, ये दोनों v2 स्पीड से जा रहे हैं। एक के जंप होने के बाद की कहानी ये है, यहाँ v1 v2 दोनों ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, है ना। अब उसने वापस अपन तो एक तो मोमेंटम की इक्वेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे इक्वेशन? m plus 2m into u initial momentum is equal to final momentum, that is mv1 plus m plus m into v2. This is the expression for momentum conservation. और अब अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी की बात करूं तो बाद में उसकी स्पीड v1 हुई, है ना, और ये u के रिस्पेक्ट में v से जंप हुआ है,
है ना। इस u जंप होने के पहले स्पीड कितनी थी u के रिस्पेक्ट में v1 से जंप हुआ है, तो अपन रिलेटिव स्पीड क्या लिखेंगे कि v इज इक्वल टू v1 माइनस u। ये क्यों किया, v1 माइनस v2 क्यों नहीं किया, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जंप होने के पहले जो स्पीड थी उसके रिस्पेक्ट में। यहाँ से v1 की वैल्यू आ रही है v प्लस u। दिस इज सेकेंड इक्वेशन, v1 यहाँ रख दीजिए तो आपको एक बदले v2 मिल जाएगा। ठीक है, ये कितना आ रहा है m प्लस m इंटू यू इज इक्वल टू m v प्लस u प्लस m प्लस m इंटू v2। तो यहाँ से v2 की वैल्यू आ रही है m इंटू यू, तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा कैपिटल M इंटू यू माइनस स्मॉल m इंटू v अपॉन m प्लस m। ये आ रहा है v2, मतलब एक के कूदने के बाद काट की स्पीड। ये क्या है, एक के कूदने के बाद काट की स्पीड। ठीक है, अब वापस दूसरा कूदेगा तो नया सवाल है। नया सवाल क्या है, कूदने से पहले ये दोनों कैपिटल M स्मॉल m कितने से जा रहे थे, v2 स्पीड से। कूदने के बाद इसकी स्पीड v3 मान लीजिए और इसकी स्पीड v4 मान लीजिए, है ना। मुझे यही v4 चाहिए, फाइनली स्पीड यही हो गई, है ना। तो वापस एक तो अपन लिखेंगे मोमेंटम की इक्वेशन, क्या लिखेंगे, अब इन दोनों का मोमेंटम m प्लस m इंटू v2 इज इक्वल टू बाद का मोमेंटम कैपिटल M इंटू v4 प्लस स्मॉल m इंटू v3। ये स्मॉल m वाला, ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन रिलेटिव वेलोसिटी की, कि v3 की वेलोसिटी v2 के रिस्पेक्ट में दे रखी है, मतलब v3 माइनस v2 इज इक्वल टू v है। ये भी ध्यान देने वाली बात थी, मैं यहाँ पे v3 माइनस v4 नहीं कर रहा बल्कि v3 माइनस v2 कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन में ऐसा लिखा गया है मुझे कि मुझे यही करना है। ठीक है, यहाँ से v3 की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, v प्लस v2। आपको v2 भी ऑलरेडी पता है, तो ये v3 यहाँ से यहाँ रख दीजिए, तो यहाँ से आपको v4 की वैल्यू मिल रही है। सो v4 इज इक्वल टू m प्लस m इंटू v2 माइनस स्मॉल m इंटू v प्लस v2 अपॉन v4 का अपॉन m। तो यहाँ से क्या कैंसिल हो गया, m स्मॉल m इंटू v2 की टर्म कैंसिल हो गई, तो ये बच रहा है कैपिटल M इंटू v2 माइनस स्मॉल m इंटू v अपॉन कैपिटल। ये v4 जो आपसे पूछा था, v2 पिछले एक्सप्रेशन से यहाँ रख दीजिए, सिंप्लीफाई करके जो आंसर आएगा वही आंसर। तो यहाँ पे अपने को दो बार में सॉल्व करना है, पहले एक कूदा, उसके बाद दोनों की स्पीड निकाल ली, फिर दूसरा कूदा, उसके बाद की स्पीड। ठीक है, कोई डाउट किसी को। एक मिनट, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है कि ये 2m है, ये सही लिखा क्या, v1 की वैल्यू रखी है और ये भी सही है, फिर इसको उधर ले जाके माइनस किया तो m प्लस 2m इंटू यू माइनस एम यू, तो ये टर्म जो बचेगी ये पूरा का पूरा बचेगा m प्लस m इंटू यू। अब ठीक है ना, ये बचेगा। ठीक है, ठीक, लिख लीजिए जल्दी से। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा ही, फिर आगे दूसरे टाइप का सवाल करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या है कि दो ट्रॉलीज हैं,
है ना। ये 2 ट्रॉलीज हैं, इस पे एक आदमी है, ये ट्रॉली ए है, ये ट्रॉली बी है, ये पर्सन है, इसका मास 50 केजी है, ट्रॉली का मास 40 केजी है, इस ट्रॉली का मास भी 40 केजी। ठीक, ये ट्रॉली रेस्ट पे थी और ये ट्रॉली आगे की तरफ जा रही थी, ट्रॉली और आदमी दोनों 10 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, ये ट्रॉली प्लस आदमी आगे जा रहे थे 10 मीटर पर सेकेंड से, और ट्रॉली बी जो थी वो रेस्ट पे थी। आ गया है नाउ द मैन jumps from trolley A to B. Now the man jumps from trolley A to B and his relative velocity with respect to trolley A was 5 meter per second. Now the man jumps from trolley A to B. His relative velocity with respect to trolley A was 5 meter per second after jumping. Jump करने वाले के बाद के रिस्पेक्ट में was 5 मीटर पर सेकेंड। फाइंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली ए एंड ऑफ ट्रॉली बी। जरा सॉल्व कीजिए इसको कि आदमी ट्रॉली ए से बी पे जंप होता है, बी वाली ट्रॉली पहले रुके हुई थी और इसकी जो वेलोसिटी थी, जो जंप करने की वेलोसिटी थी, वो ट्रॉली ए की जंप करने की बाद वाली वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में 5 है। तो हमें ये बताना है कि फाइनली ट्रॉली ए की वेलोसिटी क्या होगी और ट्रॉली बी की वेलोसिटी क्या। मासेस दे रखे हैं, मैंने यहाँ न्यूमेरिकल डेटा दे दिया, तो आपको सॉल्व करके बताना है कि बाद में ए की वेलोसिटी क्या है और बी के ऊपर आदमी भी है, तो बी और आदमी की कंबाइंड वेलोसिटी बतानी है। ए की वेलोसिटी और बी और आदमी की कंबाइंड वेलोसिटी। सिंपल है, 2 क्वेश्चन है मतलब। सॉल्व कीजिए। पहले की कहानी में दोनों 10 से जा रहे थे। पहले की कहानी ये थी, फिर बीच की कहानी ये हुई और फिर फाइनली कहानी होगी कि ये ट्रॉली तो जितने से जा रही थी उतने से ही जाती रहेगी और आदमी इस पे लैंड हो जाएगा। और ये पूरा सिस्टम अब कुछ V3 से जाएगा, है ना। ये 1, ये 2, ये 3, ये ट्रॉली ए है, ये ट्रॉली बी है। ठीक है, मुझे आंसर नहीं पता, चलो सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले मैं 1 से 2 तक सॉल्व कर लेता हूँ। 1 से 2 में क्या हुआ, पहले दोनों साथ साथ जा रहे थे, अब आदमी ट्रॉली से हवा में जंप हुआ V1 स्पीड से, आदमी की स्पीड V1, ट्रॉली की स्पीड V2। तो आपको एक्सप्रेशन क्या क्या दिया है कि V1 माइनस V2, आदमी की स्पीड ट्रॉली के रिस्पेक्ट में ये थी 5 मीटर पर सेकेंड।
तो यहाँ से v1 और v2 के बीच का रिलेशन आ गया। दूसरा लिखेंगे अपन मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन। तो वो दोनों साथ साथ जा रहे थे, तो 90 इंटू 10 पहले का मोमेंटम इज इक्वल टू बाद का मोमेंटम 50 v1 प्लस 40 v2। ठीक है, मुझे मतलब v1 से है क्योंकि v2 तो ज्यादा काम नहीं आएगा, या कोई भी एक निकाल लो, एक ही बात है। तो यहाँ से 900 इज इक्वल टू v1 की जगह रख दो 5 प्लस v2, तो 50 इंटू 5 प्लस v2 इज इक्वल टू 40 v2। यहाँ से v2 की वैल्यू आ रही है 900 माइनस 250, है ना, मतलब 650 अपॉन 90। तो यहाँ से आ गया 65/9 मीटर। ये ट्रॉली ए की स्पीड आ गई बाद में। तो यहाँ से अपन v1 भी निकाल सकते हैं कि आदमी कितनी स्पीड से कूदा होगा। तो आदमी की स्पीड क्या आएगी 5 प्लस v2, तो 5 प्लस 65/90 बाय 9, तो कितना आ गया 110/9, है ना। ये क्वेश्चन का पहला पार्ट सॉल्व हो गया जब आदमी पहली ट्रॉली से कूद गया। अब दूसरी ट्रॉली पे आदमी को लैंड करना है। तो जरा सोच के देखिए, आदमी हवा में था, सिर्फ ऐसे सॉल्व करना कि ये ट्रॉली पहले रुकी हुई थी और आदमी हवा में था, कितनी स्पीड से 110/9 मीटर पर सेकेंड से। कितने का आदमी था 50 kg का। ये इस पे लैंड करता है और फिर दोनों साथ साथ जाते हैं। तो ये तो बिल्कुल सिंपल मोमेंटम की इक्वेशन बनेगी, दोनों साथ साथ v3 से जाते हैं। तो क्या लिखोगे इक्वेशन कि पहले का मोमेंटम मतलब 50 इंटू 110/9, ये सिर्फ आदमी और ट्रॉली बी के लिए लगा रहा हूं कि आदमी जा रहा था 110/9 से इज इक्वल टू बाद का मोमेंटम, दोनों जा रहे हैं साथ साथ 90 इंटू v3 से बस। तो यहाँ से v3 की वैल्यू आ गई, एक 0 से 0 कैंसिल हो गया और ये आ गया 55/81, यही आ रहा है 550/81, 550/81 मीटर पर सेकेंड। तो अपने को यही दो आंसर चाहिए थे। एक आंसर चाहिए था ये 65/9 कि उसके बाद ट्रॉली ए की स्पीड क्या होगी, और एक स्पीड एक चाहिए था ये कि उसके बाद ट्रॉली बी और आदमी की कंबाइंड स्पीड क्या होगी 550/81। 6-7 के बीच कुछ आंसर है ये, और वो भी आंसर 6-7 से थोड़ा सा ज्यादा है। कोई डाउट किसी को है तो पूछ लीजिए। पहले मैंने एक केस सॉल्व किया जब आदमी ट्रॉली 1 से कूदा, तो आदमी के ट्रॉली 1 से कूदने के बाद की कहानी को मैंने सॉल्व कर लिया। फिर दूसरा, आदमी की स्पीड मुझे पता चल गई v1, तो आदमी एक रुकी हुई ट्रॉली पे कूदा, वो स्पीड निकाल ली। हर जगह अपन यूज क्या कर रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल में मोमेंटम कंजर्व है। क्यों कंजर्व है? क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं लग रहा है। द बेसिक कंसेप्ट इज, ये नहीं भूलेंगे कि हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल में मोमेंटम कंजर्व है। बाकी कैलकुलेशन से मैंने आपको सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चंस करा दिए, कोई खास मतलब नहीं है। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को समझना है कि हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल में सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, चलिए इस टाइप के सवाल हो गए। अब एक दो दूसरे टाइप के सवाल आएंगे, है ना। एक ब्लॉक है जो ग्राउंड पे रखा हुआ है ना, स्मूथ ग्राउंड है, और ये 10 kg का ब्लॉक है। यहां से बुलेट आती है, ये ब्लॉक रेस्ट पे रखा हुआ है। यहां से एक बुलेट आती है, बुलेट का मास है 0.1 kg। ये बुलेट आती है 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, है ना। इफ द
bullet gets embedded in the block. If the bullet gets embedded in the block, find final speed of block bullet system. Find final speed of the block bullet system. If the bullet gets embedded in the block, find final speed of the block bullet system. है ना? सबसे पहले मुझे ये बताओ, क्या इस सिस्टम का हॉरिजॉन्टल में मोमेंटम कंजर्व रहेगा? क्या इस सिस्टम का हॉरिजॉन्टल में मोमेंटम कंजर्व रहेगा? सिस्टम। विकास कह रहा है नहीं। क्यों नहीं रहेगा विकास? इस सिस्टम का हॉरिजॉन्टल में मोमेंटम क्यों नहीं कंजर्व रहेगा? एक्सटर्नल फोर्स है। कौन सा एक्सटर्नल फोर्स है? बुलेट तो सिस्टम में है ना, बुलेट तो सिस्टम में ही है। नहीं, बॉक्स का तो कंजर्व नहीं रहेगा, बॉक्स मूव करेगा, बट बुलेट प्लस बॉक्स सिस्टम का तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। बुलेट प्लस ब्लॉक सिस्टम का तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। एक बॉडी की तो बात ही नहीं कर रहे। तो बिल्कुल बुलेट प्लस बॉक्स का अगर सिस्टम मान लिया जाए ना, कि इन दोनों को एक ही सिस्टम मान लिया जाए, तो इस सिस्टम पे हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं है। नो हॉरिजॉन्टल फोर्स, मतलब मोमेंटम कंजर्व रहेगा। और मोमेंटम कंजर्व रहेगा तो अपन कहेंगे कि बाद में ये बुलेट इस ब्लॉक में एम्बेड हो गई और ये दोनों साथ साथ जा रहे होंगे v स्पीड से। वो बुलेट जो है वो ब्लॉक में एम्बेड हो गई है, दोनों की स्पीड साथ साथ v है। तो बस अपने को मोमेंटम की इक्वेशन लिखनी है। पहले का मोमेंटम p इनिशियल इक्वल टू p फाइनल, ब्लॉक तो पहले रुका हुआ है, p इनिशियल तो 100 इंटू 0.1, दिस इज इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। फाइनली जो मास हो गया वो कितना हो गया? 10 पॉइंट प्लस 0.1, 10 kg ब्लॉक का मास, 0.1 kg बुलेट का मास इंटू v। हो गया, क्वेश्चन खत्म। तो बाद में जो कॉमन स्पीड आई वो आ गई यहाँ से 10 अपॉन 10.1 मीटर पर सेकेंड। तो ये सिस्टम को जितनी स्पीड से जा रहा होगा 10 अपॉन 10.1, मतलब 100 अपॉन 101 मीटर पर सेकेंड। दिस विल बी द स्पीड ऑफ द सिस्टम। सीखने वाली बात वापस वही थी कि हॉरिजॉन्टल में सिस्टम पे कोई फोर्स नहीं था, तो सिस्टम का मोमेंटम हॉरिजॉन्टल में कंजर्व रहेगा। बोलो, कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत किसी को? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैंने मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन यूज की है। चलिए ऐसा ही एक क्वेश्चन और दे रहा हूं। इसमें जो बुलेट थी ना वो आर पार निकल गई ब्लॉक के। ठीक, यहां से बुलेट एंटर हुई, इसका मास 9.9 kg मानते हैं, डेटा थोड़ा आसान हो जाएगा, और इसका मास 0.1 kg, कुछ आसान नहीं होगा वैसा ही रहेगा, 0.1 kg। ये 100 मीटर पर सेकेंड से आया और ये हिट करने के बाद बाहर निकल गया। इफ bullet comes out from other side with a speed 10 मीटर पर सेकेंड, इधर से 100 से एंटर हुआ और उधर से 10 की स्पीड से बाहर आ गई। ये पहले रेस्ट था, ब्लॉक जो था वो पहले रेस्ट पे था। इफ द बुलेट कम्स आउट फ्रॉम अदर साइड विथ अ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड,
find speed of the block. Find speed of the block. Also find energy lost in the impact. Also find energy lost in the impact. बताइए, if the bullet comes out from the other side with a speed of 10 मीटर पर सेकेंड, बुलेट यहाँ 100 से एंटर हुई, उधर 10 से बाहर निकली. Find the speed of the block. Also find energy lost in the impact. Impact मतलब टक्कर हुई इनके बीच की, उसमें कितनी एनर्जी का लॉस है. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है. जल्दी सॉल्व कीजिए. Initial momentum equal to final momentum. सही है क्या? 10/11. Final speed is 10/11. सही है ना? इसमें कोई डाउट किसी को? मोमेंटम यूज करा है मैंने, सिंपल मोमेंटम कंजर्वेशन. कोई डाउट है तो पूछ लीजिए. पहले बुलेट जा रही थी पॉइंट 1 से, ब्लॉक रुका हुआ था. बाद में मैंने मान लिया कि ब्लॉक बी से जा रहा है और बुलेट दे रखा है कि 10 से जा रही थी. तो बस पहले का मोमेंटम इक्वल टू बाद का मोमेंटम हॉरिजॉन्टल. कोई दिक्कत किसी को? जल्दी बताइए, कोई दिक्कत है तो. ठीक. दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है? एनर्जी लॉस. वो कैसे निकालेंगे? पहले जितनी एनर्जी थी और बाद में जितनी एनर्जी है, उनका जो डिफरेंस है वही एनर्जी लॉस होगा. पहले की किस पे एनर्जी थी? सिर्फ बुलेट में. तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी. लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, पहले क्या थी एनर्जी? हाफ इंटू बुलेट की स्पीड इंटू वी स्क्वायर. दिस इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनली क्या है कि दोनों में एनर्जी. ठीक है. तो हाफ इंटू 9.9 इंटू की स्पीड है 10/11. तो 10/11 स्क्वायर, सॉरी 10/11 प्लस हाफ इंटू बुलेट के लिए 0.1 इंटू 10 स्क्वायर. सॉल्व कर लेंगे. लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का आंसर है ना? मानते हैं? लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इन द इम्पैक्ट. ये थी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और ये है फाइनल काइनेटिक एनर्जी. फाइनली वो एनर्जी ब्लॉक में भी है और बुलेट में भी. तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में से फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस कर देंगे तो हमें लॉस इन काइनेटिक एनर्जी मिल जाए. कैलकुलेशंस पे मत जाओ कि इस सब में क्या कर रहे हैं. एक बेसिक कंसेप्ट को समझो. मैं तुम्हें पढ़ा क्या रहा हूं. लास्ट लेक्चर भी मैं यही पढ़ा रहा था, अभी मैं यही पढ़ा रहा हूं कि इन सारे केसेस में सिस्टम पे हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं था, तो हॉरिजॉन्टल में सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रखा और उस पे बेस्ड कुछ वेराइटीज हैं सवाल के, वो अपन सॉल्व कर.
मतलब जो भी चेंजेस हो रहे थे, चाहे वो कोई कूद रहा था ट्रॉली पे, कोई ट्रॉली से बाहर कूद रहा था, चाहे कोई बुलेट फायर हो रही थी या कोई बुलेट ऐसे किसी ब्लॉक को हिट कर रही थी, इन सब में क्या था कि दोनों चीजों को साथ सिस्टम माना और उस सिस्टम पे हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं था। तो मैंने कहा कि हॉरिजॉन्टल में उस सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व है। चाहे बॉम्ब का ब्लास्ट हो रहा था, उसमें उसके 2 फ्रेगमेंट हुए थे, 3 फ्रेगमेंट्स हुए थे, सब एक ही चीज है। बेसिक कंसेप्ट को समझो, दीज आर द क्वेश्चंस। मैं ना कराता तो भी चलता, आप सोच सकते थे कि हाँ, मतलब बेसिक थीम पता होनी चाहिए कि मैं यहाँ मोमेंटम कंजर्वेशन यूज कर रहा हूँ और मैं क्यों कर रहा हूँ। क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं है, इसीलिए मैं मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूँ और मैं कर रहा हूँ। ठीक है, बोलो भाई। चलो, अब एक क्वेश्चन मैं आखिरी आपको दे रहा हूँ, फिर और आगे चलेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि आपसे एक ब्लॉक जो है वो एक स्ट्रिंग से सस्पेंड करके दिया है। स्ट्रिंग से एक ब्लॉक सस्पेंडेड है। ब्लॉक का मास है 4.9 kg। ब्लॉक का मास क्या है? 4.9 kg। इधर से एक बुलेट आती है, 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, 0.1 kg की बुलेट है। ये इस ब्लॉक को स्ट्राइक करती है और इसमें एम्बेड हो जाती है। द ब्लॉक sorry the bullet strikes the block. The bullet strikes the block and gets embedded in it. The bullet strikes the block and gets embedded in it. तो आपसे पूछा है find maximum height up to which the block and bullet system will rise. क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि यहाँ पे इसको हिट किया तो दोनों आगे जाएंगे, लेकिन यहाँ इसको रस्सी से बांध रखा है, तो यहाँ से कितनी हाइट तक आ सकते हैं। टक्कर के बाद जब दोनों एम्बेड हो जाएंगे तो यहाँ से कितनी हाइट तक आ सकते हैं, तो जहां तक आएंगे वहां वेलोसिटी 0 होगी। जल्दी बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है, दो कंसेप्ट मैंने मिक्स कर दिए हैं बस। कि बुलेट जो है वो ब्लॉक में एम्बेड हो गई, तो एम्बेड होने के बाद अपने को पहले कॉमन वेलोसिटी निकालनी है और फिर हमें बताना है वो कितनी हाइट तक जाएंगे। जल्दी। सही बता रहे हो, बिल्कुल गुड। बताओ बताओ, सब लोग बताओ। इसकी कुछ वेलोसिटी आ जाएगी, फिर यहाँ कहीं आके इनकी वेलोसिटी 0। ठीक है, हाँ सही है विकास, आपका भी सही है, प्रियांशु आपका भी सही है। पहले तो सब लोग ये वी निकाल लो, वी कितना आ रहा है, ये तो जस्ट किया है ना। वी बता दो, वी कितना आ रहा है। टक्कर के ठीक बाद स्पीड कितनी होगी, तो क्या लिखेंगे मोमेंटम की इक्वेशन कि 100 इंटू 0.1 इज इक्वल टू टोटल मास कितना हो गया 5 इंटू वी। तो यहाँ से वी आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड। कितना आ रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक अपन ने मोमेंटम कंजर्वेशन यूज कर लिया। ठीक, अब मुझे ये बताना है कि यहाँ पे इस सिस्टम की स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, तो कितनी हाइट पे पहुंच के इसकी स्पीड 0 हो जाएगी, है ना। यहाँ से यहाँ तक अब क्या लगाएंगे, ये क्या था टक्कर के ड्यूरिंग मोमेंटम कंजर्वेशन। अब क्या लगाएंगे? सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन। u इनिशियल प्लस k इनिशियल इज इक्वल टू u फाइनल प्लस k फाइनल। ये टक्कर के बाद लगा रहे हैं,
है ना, टक्कर के ड्यूरिंग कुछ एनर्जी का लॉस हो चुका होगा, बट एक बार आपको बुलेट ब्लॉक सिस्टम बन गया, अब उसके बाद एनर्जी कंजर्व रहेगी, तो 0 प्लस हाफ m v स्क्वायर इज इक्वल टू u फाइनल mgh प्लस 0। तो यहां से h की वैल्यू आ रही है v स्क्वायर अपॉन 2g, सॉल्व होके ये आ रहा है 0.2 मीटर। या अपन इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते थे, याद है फॉर्मूला v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh, किसी h हाइट पे जाके स्पीड क्या होगी, है ना। तो यहाँ पे अपने को फाइनल स्पीड 0 पता है, इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इंटू एच जी इंटू एच। तो यहाँ से भी एक ही बात, 0.2 मीटर, मतलब बाद की स्पीड निकालनी है, वहां यूज होगा मोमेंटम कंजर्वेशन। अच्छा, क्या यहाँ हॉरिजॉन्टल मोमेंटम कंजर्व करना सही था? बिल्कुल सही था, क्योंकि जो स्ट्रिंग की टेंशन थी ड्यूरिंग द इम्पैक्ट, जो स्ट्रिंग की टेंशन थी वो वर्टिकल में थी, mg भी वर्टिकल में था, हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं था, तो हॉरिजॉन्टल पे मोमेंटम कंजर्व था। देयर वाज नो फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक, कोई दिक्कत किसी को? मतलब इसमें थोड़ा सा वर्क का एनर्जी साथ में यूज था, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन इम्पैक्ट के बाद का। इस ऐसे सेटअप को ना बहुत बार बैलिस्टिक पेंडुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बहुत बार? बैलिस्टिक पेंडुलम। बस ऐसा ही कुछ काम का नहीं है, बैलिस्टिक पेंडुलम। इसका काम होता है ना बुलेट की स्पीड निकालना। इसका काम क्या होता है? बुलेट की स्पीड को कैलकुलेट करना। कि मान लो तुम्हारे पास एक बुलेट आई, है ना, उसकी स्पीड बतानी थी कि बुलेट की स्पीड थी कितनी। तो तुमने क्या किया कि देखो क्वेश्चन में तुम्हें क्या दिया हुआ था कि बुलेट कितनी स्पीड से आ रही थी, है ना, और फाइनली तुमने कैलकुलेट क्या किया, कितनी हाइट तक ऊपर गई ब्लॉक। तुम्हें ब्लॉक की हाइट तो तुम प्रैक्टिकली ढूंढ लेते हो कि ब्लॉक इतनी हाइट तक जा रहा है। भाई आपको ब्लॉक का मास पता होगा, आपको बुलेट का मास पता होगा, आपको बुलेट की स्पीड बतानी होगी। तो बुलेट को ब्लॉक पे फायर किया जाता है, बुलेट उस ब्लॉक में एम्बेड होता है, और हम ये निकाल लेते हैं कि वो ब्लॉक बुलेट सिस्टम कितनी हाइट तक गया। एक बार मुझे हाइट की वैल्यू मालूम चल गई तो मैं ये बता सकता हूँ कि बुलेट कितनी स्पीड से आई थी। तो इसका उल्टा, मैं आपको एच दे दूं और मैं आपसे पूछता कि बताओ बुलेट कितनी स्पीड से आई थी, तो आप बता दोगे, है ना। तो इसको कई बार यूज किया जाता है बुलेट्स की स्पीड को कैलकुलेट करने। ठीक है, बोलो भाई। तो इस टाइप के सवाल हो गए, हिट करने वाले, बुलेट वाले। एक टाइप का सवाल कई बार और आता है, उसको सीख लेते हैं कि जैसे मैं इसको आगे और डिटेल में पढ़ाऊंगा इस क्वेश्चन को, चलो ये वहीं करेंगे आगे चल के, एक बार एक ही साथ में पूरा सिस्टम पढ़ा देंगे, वहीं पे पढ़ेंगे। अभी दूसरा क्वेश्चन करते हैं, चलो देखो ध्यान से। तो ये अपना मोमेंटम का पार्ट हो गया है, मोमेंटम कंजर्वेशन का। अभी मैं आपको पार्ट पढ़ा रहा हूँ जिसमें सेंटर ऑफ मास की मोशन पे बेस्ड है। एक प्रोजेक्टाइल को यहाँ से फायर किया गया 100 मीटर पर सेकेंड से 37 डिग्री के एंगल पे। प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया 100 मीटर पर सेकेंड से 37 डिग्री के एंगल पे। ये इसका कुछ पाथ होता, पैराबोलिक पाथ। इस प्रोजेक्टाइल का मास था कुछ कैपिटल एम। प्रोजेक्टाइल का मास क्या था? कैपिटल स्मॉल एम। जब ये अपने टॉप पॉइंट पे था, है ना, क्वेश्चन में कहा गया है कि एट द टॉप पॉइंट ऑफ इट्स मोशन it broke in two pieces
with mass ratio 1:3. At the top point of its motion, it broke in two pieces with mass ratio 1:3. ऐसे फेंका गया था, जब ये टॉप पॉइंट पे था तो इसके दो टुकड़े हो गए 1:3 के रेशियो में. The lighter part momentarily comes to rest the lighter part momentarily comes to rest. Find the distance from point of projection where heavy part will strike the ground. क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि टॉप पॉइंट पे इसके दो टुकड़े हो गए 1:3 के मास रेशियो में. जो लाइटर पार्ट था वो तो एक मोमेंट के लिए रुक गया, दो पीस होने के बाद एक तरह से एक्सप्लोड हुआ तो उसके दो टुकड़े हुए. जो लाइटर पार्ट था वो तो एक सेकेंड के लिए रुक गया और जो हेवियर पार्ट था वो आगे गया. तो आपने को ये बताना है कि हेवियर पार्ट ग्राउंड को कहाँ हिट करेगा. अब सुनो, इसको मैं दो तरीके से बताऊंगा तो आपको दोनों के फायदे भी दिखेंगे और आपको दोनों मेथड भी समझ में आ जाएंगे. सबसे पहले दोनों मेथड सॉल्व करने से पहले जिस फंडामेंटल पे क्वेश्चन होगा वो ये है कि इसके दो टुकड़े होंगे ना, तो दो टुकड़े होने के बाद क्या होगा कि जो छोटा टुकड़ा होगा जिसका मास m/4 होगा वो तो यहाँ रुक गया, तो वो यहीं नीचे आ जाएगा. m/4 वाला मास एक मोमेंट के लिए रुक गया तो अब उसका क्या होगा, सीधे नीचे आएगा. और जो हेवियर मास है तो वो कहीं आगे गिरेगा, तो वो एक नया कोई पाथ फॉलो करेगा, उस पाथ पे आगे गिरेगा. तो हमें यही बताना है कि 3m/4 कहाँ जाके गिरे, क्यों गिरेगा. एक तरह सोचो वो एक्सप्लोर हुआ ना तो उसको आगे की तरह कुछ ज्यादा स्पीड मिली, या ऐसा मानो कि इस टाइम पे हॉरिजॉन्टल में मोमेंटम कंजर्व रहेगा. मान लो इस टाइम पे ये कुछ u स्पीड से जा रहा था तो m इंटू यू से जा रहा था, तो जो m/4 की स्पीड थी वो तो जीरो हो गई, तो जो 3m/4 की स्पीड होगी वो पहले से कुछ ज्यादा हो जाएगी. ऐसे करके अपन निकाल सकते हैं. तो एक पार्ट तो ऐसे सॉल्व करेंगे, है ना. बेसिक कंसेप्ट क्या है कि दो टुकड़े हुए, जो टुकड़े हुए ना दैट वाज ड्यू टू इंटरनल इफेक्ट. जो इसके दो टुकड़े हुए, ये जो ब्रेक हुआ दैट वाज ड्यू टू इंटरनल इफेक्ट. तो इंटरनल फोर्सेस सेंटर ऑफ मास की मोशन को चेंज नहीं कर सकते. इंटरनल फोर्सेस कैन नॉट चेंज द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. तो बेटा सेंटर ऑफ मास जिस पाथ पे जा रहा था उसी पाथ पे जाएगा. जो ब्लैक वाली लाइन थी ना, सेंटर ऑफ मास यहीं आएगा. मतलब बिना टुकड़े हुए जो इसकी रेंज होती अभी भी उसकी रेंज वही होगी, लेकिन किसकी, सेंटर ऑफ मास. क्यों होगा ऐसा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि सेंटर ऑफ मास की मोशन सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस से चेंज होती है, और एक्सटर्नल फोर्स कौन है, mg. तो इन दोनों पार्टिकल का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इंटरनल फोर्स की मोशन से चेंज नहीं हो, इंटरनल फोर्स से चेंज नहीं हो सकता. वो तो जिस पाथ पे जा रहा था उसी पाथ पे जाएगा, क्योंकि इंटरनल फोर्स के आने से सिर्फ उस इंस्टेंट पे दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हुई, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, सेंटर ऑफ मास की मोशन पे कोई असर नहीं पड़ेगा. तो सेंटर ऑफ मास अपने यूजुअल पाथ को ही फॉलो करेगा. ये कंसेप्ट है कि अगर ये ब्रेक नहीं होता तो ये जिस पाथ पे जाता सेंटर ऑफ मास अभी भी उसी पाथ पे जाएगा और यहाँ कहीं आके लाइक करेगा. यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को कि सेंटर ऑफ मास उसी पाथ पे जाएगा. यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, ठीक है. तो बस आप सॉल्व कर लेंगे. मेथड 1 से सॉल्व करते हैं. देखो ध्यान से, मेथड 1 जो भी मैं आपको बता रहा था, वैसे ये थोड़ा लेंदी है. मेथड 1
इसको यहाँ से 100 से प्रोजेक्ट किया है 37 डिग्री पे, तो इधर की तरफ जो स्पीड आएगी वो आएगी 100 cos 37 मतलब 80 मीटर पर सेकेंड, और इधर की तरफ जो स्पीड आएगी वो आएगी 60 मीटर पर सेकेंड। ये इसके सेंटर ऑफ मास का पाथ रहा। टॉप पॉइंट पे पूरे मास की स्पीड क्या थी? 80 है ना, दिस वाज द टॉप पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो टॉप पॉइंट पे पूरे के लिए क्या था, ये 80 है ना, क्योंकि सिर्फ हॉरिजॉन्टल स्पीड बढ़ती है। टॉप पॉइंट कितनी डिस्टेंस पे आया? ये रेंज की आधी है ना, तो ये रेंज आप पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं ना, t इज इक्वल टू 2 इंटू 60/10। तो पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट है 12 सेकेंड, तो जाने का 6 सेकेंड और आने का 6 सेकेंड, तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है अपना 80 इंटू 6 मतलब 480 मीटर है। तो ये 480 मीटर की दूरी पे ये दो पार्ट्स में स्प्लिट हुआ। एक पार्ट यहीं आ जाएगा m/4 वाला। अब दूसरे वाले की स्पीड निकालते हैं, देखना ध्यान से। ये पूरा m मास 80 से जा रहा था, तो इसके दो टुकड़े हुए, ये टुकड़ा m/4, ये टुकड़ा 3m/4। इसकी वेलोसिटी इस इंस्टेंट पे 0 हो गई, तो मुझे बताना है इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो अपन यहाँ पे यूज कर रहे हैं मोमेंटम कंजर्वेशन, इस इंस्टेंट पे हॉरिजॉन्टल में मोमेंटम कंजर्वेशन, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं। तो अपन क्या लिख सकते हैं कि m मास जा रहा था 80 की स्पीड से, m/4 तो रुक गया, इज इक्वल टू 3m/4 इंटू v। m से m कैंसिल हुआ, यहाँ से v की वैल्यू आ रही है 320/3 मीटर। तो मुझे ये पता चल गया कि एक्सप्लोजन के जस्ट बाद ये इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 320/3 मीटर पर सेकेंड। आपके पास एक नया सवाल है कि यहाँ से जमीन से हाइट भी निकाल सकते हो आप। हाइट क्या आएगा, u²/2g मतलब uy² मतलब 60 इंटू 60/2 इंटू 10 180 मीटर। तो क्वेश्चन क्या है अपना कि जमीन से 180 मीटर की हाइट पे एक प्रोजेक्टाइल को इधर की तरफ फेंका गया है 320/3 मीटर पर सेकेंड से, तो जमीन पे कहाँ गिरेगा? टाइम तो सेम लगेगा, यहाँ से यहाँ तक कितना, 6 सेकेंड। जितना जाने का टाइम उतना ही आने का टाइम, तो ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो x इक्वल टू कितना आया, 320/3 इंटू 6, 2 बार में गया तो ये 640 मीटर हो जाएगा, है ना। तो आपसे क्या पूछा था कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से कितना दूर हुआ, तो 480 ये और 640 ये, तो टोटल डिस्टेंस ऑफ हेवियर मास, टोटल डिस्टेंस ऑफ हेवी मास कितना आ जाएगा, 480 जहां पे एक्सप्लोर हुआ प्लस वहां से 640 और आगे गया, तो 1120 मीटर। ये पहले मेथड से सॉल्व किया, जिसके अंदर मैंने क्या कहा कि टॉप पॉइंट पे इसके दो टुकड़े हुए, मैंने दूसरे टुकड़े की स्पीड निकाल ली, 320/3 आ गई उसकी स्पीड। दूसरे टुकड़े को भी नीचे आने में टाइम उतना ही लगेगा, फिर जितना जाने में लगा उतना ही आने में लगेगा, वर्टिकल मोशन तो चेंज हुई नहीं। तो 6 सेकंड जाने का तो 6 सेकंड आने का, तो 6 सेकंड में कितना आगे जाएगा यहाँ से, तो स्पीड है हॉरिजॉन्टल की 320/3 और टाइम है 6 सेकंड, तो 640 मीटर। तो टोटल जितना आगे जाके वो गिरेगा दैट इज 1120। ये एक मेथड था जिसमें आपने टॉप पॉइंट पे दोनों की स्पीड स्पीड निकाल के सॉल्व कर ली। दूसरा मेथड कंपैरेटिवली सिंपल है, ध्यान से देखिएगा। ये सिंपल सेंटर ऑफ मास की लोकेशन से सॉल्व है। हमें ये पता चल गया बेसिक सा कंसेप्ट कि सेंटर ऑफ मास तो इसी पाथ को फॉलो करेगा, इसको मैं ओरिजिन मान लेता हूँ, तो सेंटर ऑफ मास तो यहीं आएगा, है ना। और है लाइट पार्टिकल यहाँ है, और हैवी पार्टिकल का मुझे नहीं पता, तो लाइट पार्टिकल के लिए तो अपन रेंज तो आधी निकाल ही चुके हैं 480। भाई ये डिस्टेंस कितनी है, 480 मीटर। तो सेंटर ऑफ मास के लिए डिस्टेंस कितनी आएगी, 960 मीटर। और ये डिस्टेंस अपने को नहीं पता है, तो मान लेते हैं x।
है ना। अपने को कहाँ पे एक्सप्लोर हुआ, तो सेंटर ऑफ मास वाली जो रेंज थी उसकी आधी रेंज है 480, तो पूरी रेंज है 960, और सेंटर ऑफ और हेवी मास कहाँ है ये नहीं पता, तो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लगा लो भाई, ये 2 पॉइंट मास सिस्टम है, 2 पॉइंट मास सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना हमें आता है, सिंपल। क्या लिखोगे, XCM इज इक्वल टू M1x1 प्लस M2x2 अपॉन M1 प्लस M2। XCM सेंटर ऑफ मास कहाँ गया है, 960 मीटर की डिस्टेंस पे, इज इक्वल टू, इसको M1 मान लो, तो ये M/4 इंटू 480 प्लस 3M/4 इंटू x, ये बताना है, अपॉन टोटल मास। इसको सॉल्व करो, देखो वही आ जाएगा, सॉल्व करके देखोगे, देखो कितना आ रहा है, m तो कैंसिल हो गया, तो 960 इज इक्वल टू 120m प्लस 3x/4, m तो हट गया, ठीक है, तो यहां से आ रहा है 3x/4 इज इक्वल टू 740, तो यहां से x की वैल्यू आ रही है, कुछ गलत किया क्या मैंने, 120, m हट गया ना, तो 120 प्लस 3x/4 इज इक्वल टू 960, अच्छा सॉरी 840 है, 740 नहीं 840 है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ रही है 840 इंटू 4/3, तो 280 इंटू 4, वही आ गया ना 1120 मीटर। तो इसमें सिंपल सेंटर ऑफ मास की लोकेशन से सॉल्व कर लिया, एक पार्टिकल वहीं आ गया, दूसरा पार्टिकल कहाँ पहुंच गया आगे, सेंटर ऑफ मास जहां था वहीं आ गया, सिंपल, अपने को पहले की रेंज निकालनी है और वहां सेंटर ऑफ मास की लोकेशन आ जाए। दिस इज मेथड 2। दोनों आसान है, दोनों अपने को आने चाहिए। पहले वाले में सिंपल अपन ने प्रोजेक्टाइल को यूज किया कि बाद में स्पीड क्या होगी, रेंज क्या होगी, ये चीजें अपन ने यूज करी, दूसरे में तो अपन ने सीधा उसको जमीन पे पहुंचा दिया और सेंटर ऑफ मास की लोकेशन से पूछी, तो यहाँ से अपने को डायरेक्टली आ गया, कुछ और नहीं सोचना पड़ा, ठीक है। फिर आगे चले, अपन मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ही सीख रहे हैं। तो मान लो आपसे कहा गया है कि ये दो पार्टिकल हैं, सुनना ध्यान से, इसका मास m है और इसका मास 2m है, ठीक है, दोनों रेस्ट पे थे, they are released from rest and move towards each other, they are released from rest and move towards each other due to their mutual force of attraction, है ना, they are released from rest and move towards each other due to their mutual force of attraction and there is no other force, and there is no अदर फोर्स, और कोई दूसरा फोर्स नहीं है, सिर्फ इनके बीच का ही फोर्स है और कोई दूसरा फोर्स नहीं है। will their center of mass move, क्या इनका सेंटर ऑफ मास मूव होगा, बताओ। इन दोनों को रिलीज किया गया है रेस्ट से और इनके बीच जो अट्रैक्शन का फोर्स होगा उसकी वजह से ये मूव करते हैं, तो क्या इनका सेंटर ऑफ मास मूव होगा, सब लोग बताएंगे, क्या इनका सेंटर ऑफ मास मूव होगा,
नहीं, क्यों? क्योंकि इंटरनल फोर्स से सेंटर ऑफ मास की मोशन चेंज नहीं हो सकती। इंटरनल फोर्स से सेंटर ऑफ मास की मोशन चेंज नहीं हो सकती। सेंटर ऑफ मास पहले भी रुका हुआ था, अभी भी रुका रहेगा। हाँ, बाहर से कोई फोर्स हम लगा रहे होते तो बात और थी। हम बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लगा रहे हैं, सिंपल दोनों को रिलीज किया गया है। दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे क्योंकि उनके बीच एक फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसकी वजह से वो पास आएंगे। लेकिन दैट फोर्स इज द internal force of the system, so their center of mass will not move. Answer is no. दूसरा क्वेश्चन, will momentum of the system remain conserved? Will momentum of system remain conserved? हाँ भाई, क्या सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा? जल्दी जल्दी, मैं देख रहा हूं सबके आंसर्स। क्या सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा? हाँ, क्योंकि सिस्टम पे कोई बाहर से फोर्स है क्या? नहीं, सिस्टम पे बाहर से कोई भी फोर्स नहीं है। जो भी फोर्स है वो सिस्टम के अंदर का फोर्स है। तो आंसर है यस, सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ठीक है, द मोमेंटम ऑफ सिस्टम विल रिमेन कंजर्व। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपसे से पूछ लेते हैं कि इफ एट एनी इंस्टेंट m moves with v1, find speed of 2m। किसी इंस्टेंट पे अगर m जो है वो v1 स्पीड से मूव कर रहा है तो 2m कितनी स्पीड से मूव करेगा? तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। किसी इंस्टेंट पे अगर ये m वाला मान लो इधर की तरफ v1 से जा रहा है तो ये कितने से जा रहा है? तो सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा। आपको वैसा इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम 0 था, फाइनल मोमेंटम m इंटू v1 माइनस 2m इंटू v2। माइनस क्यों किया? क्योंकि वो अपोजिट में जा रहा है। तो बस यहाँ से कितना आ गया, v1 इज इक्वल टू 2v2, सो v2 इज इक्वल टू v1/2। दोनों मूव करेंगे, दोनों की इंडिविजुअल वेलोसिटीज चेंज होगी, लेकिन सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। सेंटर ऑफ मास रुका रहेगा क्योंकि सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। सो एट एनी इंस्टेंट दोनों की स्पीड में जो रेशियो होगा वो होगा v2 इक्वल टू v1/2। इंडिविजुअल पार्टिकल की मोशन चेंज होगी क्योंकि इंडिविजुअल पार्टिकल पे फोर्स आ रहा है, लेकिन सेंटर ऑफ मास की मोशन चेंज नहीं होगी क्योंकि सेंटर ऑफ मास सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो इस तरह के सवाल कई बार पूछे जाते हैं। दो पार्टिकल को रिलीज किया गया, बताओ उनके सेंटर ऑफ मास की मोशन के बारे में क्या कह सकते हैं, तो बता देंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो आपने एटूड मशीन सीखी थी, एटूड मशीन याद है क्या? दो पुली, दो ब्लॉक और एक पुली का सिस्टम, एटूड मशीन। ये m1 है, ये m2 है, और आपसे कहा गया है m1 इज ग्रेटर देन m2। आप सबको याद होगा कि इसमें अपन ने ये सीखा था कि ये a से नीचे जाएगा तो ये a से ऊपर जाएगा। और इस a की वैल्यू याद है क्या आती थी? m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। ये अपन ने पहले सॉल्व कर रखा है न्यूटन लॉ में टाइम, कि एक ब्लॉक a से नीचे जाएगा, दूसरा ब्लॉक a से ऊपर जाएगा। तो आपसे पूछा है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। इनके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन बताइए। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो बहुत ही सिंपल है बताना। मान लीजिए नीचे की तरफ की डायरेक्शन पॉजिटिव है, ऐसे ही मान लेता हूं, ऊपर की तरफ की डायरेक्शन नेगेटिव है। तो यहाँ ये दोनों मूव कर रहे हैं ना, यहाँ ये दोनों मूव कर रहे हैं, तो ए सी एम कैसे निकालते हैं? m1 a1 प्लस m2 a2 अपॉन m1 प्लस a2 m2। तो देखो मैं ए सी एम कैसे निकाल रहा हूँ, m1 a
नीचे की तरफ माइनस m2a ऊपर की तरफ माइनस क्यों किया, क्योंकि ऑपोजिट में जा रहा है, अपॉन m1 प्लस m2। ये क्या लिखा मैंने, सिंपल सा ये वाला फॉर्मूला कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखते हैं m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ मैंने दोनों को डायरेक्शन के साथ रख दिया। अब देखिए क्या बन रहा है, ये सिंप्लीफाई होकर इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू a, और a आप ऑलरेडी जानते हो a कितना है वही चीज वापस लिखी हुई है। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना आ गया, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर इंटू जी। दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ऐसा क्वेश्चन कई बार आपसे पूछ सकते हैं कि m1 m2 माइनस m1 प्लस m2 इंटू a की वैल्यू वापस रख देंगे, है ना। अच्छा सोच के देखिए इस सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स कौन कौन सा है। अगर मैं कहूँ कि ये पूरा सिस्टम है तो इस सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स कौन कौन सा है, नीचे m1g, नीचे m2g, और यहां लगने वाला 2t। याद है ये t होता था तो ये 2t होता था। और सेंटर ऑफ मास कहां जा रहा है, नीचे। क्यों, यहां से मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू कम है, तो सेंटर ऑफ मास नीचे जा रहा है। तो मैं सोच के देखो इस एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर मुझे 2t निकालना हो तो, कि m1 सिस्टम पे नेट फोर्स लिख रहा हूं, देखना m1g प्लस m2g, ये नीचे वाला फोर्स, माइनस 2t ऊपर वाला फोर्स, इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू ACO। ये एक्सप्रेशन सोच के देखो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है नेट फोर्स इन वर्टिकल, दोनों के वेट नीचे की तरफ और 2t ऊपर की तरफ। ये लिखा हुआ है मास ऑफ सिस्टम, और ये लिखा हुआ है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। लिख सकते हैं ना, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। आप इसको सॉल्व करके लाओगे, देखना 2t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4m1m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g, बिल्कुल वही आ जाएगी, है ना। तो यहाँ से आप ऐसे क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। ऐसे पुलिस सिस्टम में कभी भी आपसे कहा जाए कि बताओ सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा, आप बता सकते हो सेपरेटली, है ना, कि अपने को दोनों का एक्सेलरेशन पता होता है, अपन एक एक करके दोनों के एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ऐसा भी मिल सकता है आपको कि मान लो आपसे कह दे कि ऐसा रखा हुआ है, स्मूथ है ना, ये 4 kg और ये 6 kg, ये डायरेक्शन x मान लेते हैं, ये डायरेक्शन y मान लेते हैं। तो आपसे पूछते हैं फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो सबसे पहले तो दोनों बॉडीज का एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल लीजिए। ये a से आगे जाएगा तो ये a से नीचे जाएगा, तो पहले अपन a की वैल्यू निकाल लेते हैं, जैसे न्यूटन लॉ में सीखा। तो 60 अपॉन 10 कितना आ गया, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज ए कि सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा स्ट्रिंग के अलाउ। अब देखना ध्यान से, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल लो, है ना, तो दोनों के लिए सेपरेटली लिख दो। 4 kg के लिए मास इंटू उसका एक्सेलरेशन 6i कैप, प्लस 6 kg के लिए मास इंटू उसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ माइनस 6j कैप अपॉन m1 प्लस m2। ये क्या किया मैंने, ACM का फॉर्मूला लगाया, m1a1 प्लस m2a2 अपॉन m1 प्लस m2। बस यहाँ दोनों इंडिविजुअल पार्टिकल का एक्सेलरेशन मैंने अपने न्यूटन लॉ के फंडामेंटल से कैलकुलेट कर लिया। बस कितना आ गया, 2.4 i कैप माइनस 3.6 j कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का x में एक्सेलरेशन है 2.4 i कैप और सेंटर ऑफ मास का y में एक्सेलरेशन है 3.6 j कैप। ठीक है,
अच्छा, सेंटर ऑफ मास का एक्स में एक्सेलरेशन है, मतलब इस सिस्टम पे एक्स में कोई फोर्स आ रहा होगा। ये देखो, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन एक्स में भी है और वाई में भी है। वाई में तो मुझे mg दिख रहा है, एक्स में कोई फोर्स आ रहा होगा। कौन सा फोर्स है वो? एक्स डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होने का मतलब है कि सेंटर ऑफ मास पे एक्स में, सिस्टम पे एक्स में कोई फोर्स आ रहा होगा। कौन सा फोर्स है वो? टेंशन तो इंटरनल है, टेंशन तो इंटरनल है भैया, दोनों के बीच की टेंशन तो इंटरनल है। टेंशन इंटरनल है। mg तो वर्टिकल ही होता है। ये सपोर्ट का फोर्स, ये कुछ इस तरफ आएगा ना, ये सबको सिस्टम मान लोगे, सपोर्ट का फोर्स कुछ इस तरफ आएगा ऐसा। उसका एक एक्स कंपोनेंट है और एक वाई। ठीक है, जो सपोर्ट का फोर्स आएगा अगर दोनों को बनाओगे तो सपोर्ट का फोर्स कुछ इस तरफ आएगा, उसका एक एक्स कंपोनेंट है और इसका एक वाई कंपोनेंट है, जिसकी वजह से सेंटर ऑफ मास का एक्स में एक्सेलरेशन। बात समझ आ गई? चलो आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं।